नमस्ते दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 15 क्वेश्चन कर लिए थे। आइए देखते हैं 16वां नंबर क्वेश्चन। जो वो वीडियो नहीं देखे हैं वो वीडियो देख लीजिएगा आप लोग, उसमें भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मांग खींच मुद्रास्फीति का कारण नहीं है? देखिए यहाँ पे नहीं को पहले अंडरलाइन कर लीजिएगा, नहीं तो ऐसा बार बार होता है कि सही क्वेश्चन होने के बाद भी गलत हो जाता है। उपभोक्ता खर्च में वृद्धि, सरकारी व्यय में वृद्धि, उत्पादन लागत में वृद्धि, विस्तारवादी मौद्रिक नीति। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, उत्पादन लागत में वृद्धि। ये सब इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। अधिकांश देशों में मुद्रास्फीति को मापने के लिए किस माप का सामान्य रूप से उपयोग किया जाता है? अधिकांश देशों में मुद्रास्फीति को मापने के लिए, देखिए मापने के लिए वो भी मुद्रास्फीति यानी महंगाई को मापने के लिए कौन सा सामान्य रूप से प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है सीपीआई। सीपीआई का फुल फॉर्म हो जाता है आपको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, मतलब जो भी सामान लेने जाते हैं तो उसमें कंज्यूमर के जो प्राइस पे अगर वो वृद्धि होता है तो वो मुद्रास्फीति को वहाँ से मापने का सूचक होता है। क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोग आ जाते हैं। 18 का क्वेश्चन पढ़ेंगे आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठहराव जनित मुद्रास्फीति का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ठहराव मतलब रुका हुआ, मतलब ऐसे महंगाई जो मतलब एक सर्टेन टाइम के बाद रुक जाती है। इसका ऑप्शन है उच्च मुद्रास्फीति और कम बेरोजगारी। इसका ऑप्शन नंबर बी हम लोग देख लेते हैं, कम मुद्रास्फीति और उच्च विकास। ऑप्शन नंबर सी है उच्च मुद्रास्फीति उच्च बेरोजगारी, कम मुद्रास्फीति उच्च बेरोजगारी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उच्च मुद्रास्फीति एवं उच्च बेरोजगारी। देखिए महंगाई ज़्यादा और उसके साथ बेरोजगारी भी ज़्यादा, तो इसका आंसर सही हो जाएगा सी। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में। रेपो रेट शब्द का अर्थ क्या है? तो रेपो रेट शब्द का अर्थ क्या है, इसका ऑप्शन हम लोग देख लेंगे। वह दर जिस पर आरबीआई को धन उधार दिया जाता है, वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को धन उधार देता है, वह दर जिस पर बैंक एक दूसरे को उधार देता है, वह न्यूनतम दर जिस पर बैंक जनता को उधार नहीं दे सकता है। देखिए सबसे पहले इसे हम समझेंगे रेपो रेट किसे कहते हैं। तो वह दर, इसका सही आंसर होगा बी, वह दर जिस पे आरबीआई बैंकों को उधार धन देता है, ये होगा। और उसके बाद अगर इसका रिवर्स रेपो रेट हो जाएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह दर जिस पर बैंक आरबीआई को उधार देता है। अगर बैंक कोई आरबीआई को देगा तो वो रिवर्स में आ जाएगा, और आरबीआई अगर किसी बैंक को देगा तो वो रेपो रेट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए दो ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, या रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट उसे कहेंगे जो आरबीआई जब किसी बैंक को देगी, और रिवर्स रेपो रेट जब बैंक आरबीआई को देगी। तो ये महंगाई कंट्रोल करने के लिए, मुद्रास्फीति कंट्रोल करने के लिए ये सब होता है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग आ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसल के रूप में वर्गीकृत किया गया? खरीफ फसल, देखिएगा फसल 3 प्रकार के, रबी, खरीफ, जायद। तो खरीफ फसल में देखिए गेहूं है, जौ है, मक्का है, सरसों है। तो गेहूं और जौ और सरसों ये तीनों हो जाएगा आपको रबी फसल, और खरीफ फसल होगा मक्का। ये सब मतलब इजी क्वेश्चन के श्रेणियों में आएगा, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिएगा आप लोग, इस सब में मतलब ये सब गलती नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21 में हम लोग देखेंगे, किस प्रकार की खेती में व्यक्तिगत उपभोग के लिए फसल उगाने और पशुपालन करना शामिल है? मतलब किस प्रकार की खेती में व्यक्तिगत उपभोग के लिए फसल उगाना
पशुपालन करना शामिल है। वाणिज्यिक खेती, आत्मनिर्भर खेती, सघन खेती, सहकारी खेती। देखिए वाणिज्यिक खेती होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा पे हम लोग खेती करते हैं और उसका उद्देश्य रहता है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना। और आत्मनिर्भर खेती होता है मतलब कि बस इतना उपज कर लेना कि जिसके कारण हमारा घर चल सके, खेती पेट भात हो जाए, मतलब ऐसे बोला जाता है गाँव देहात में उसका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए ऑप्शन नंबर हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत संपत्ति का संकेंद्रण निम्नलिखित में से किसका उल्लंघन है? संपत्ति का संकेंद्रण यानी किसी भी संपत्ति को जमा करना, वो किसका उल्लंघन है? अफसर की समानता का, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का, आजीविका का अधिकार, पेशा चुनने का अधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। माफ़ कीजिएगा, ये कुछ स्लाइड्स आ गए। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 पे। निम्नलिखित में से संविधान की कौन सी अनुसूची भारत में राजनीतिक दलों की व्यवस्था को स्पष्ट संवैधानिक मान्यता देती है? देखिए एक बार आप लोग एग्जाम देने से पहले अनुसूचियों को देख लीजिएगा। अनुसूची से ये लगातार दूसरा क्वेश्चन है एक सेट में, तो इसका मतलब इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से। तो राजनीतिक दलों की व्यवस्था को स्पष्ट करता है, इसका मतलब राजनीतिक दल, इसका कहने का मतलब ये डायरेक्ट नहीं दे के दल बदल से है। दल बदल 10वीं अनुसूची में है और दल बदल राजनीतिक दलों की व्यवस्था से पूछा गया है, तो इसका मतलब है दल बदल के बारे में कहीं ना कहीं हमसे पूछ रहा है, तो ये 10वीं अनुसूची में है दल बदल। आ जाएंगे हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा अभिशुल्क व्यय, देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है चार्ज एक्सपेंडिचर, की सूची में शामिल है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन, सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासनिक व्यय। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन देख लेते पहले, 1 2 2 3 और 1 3। तो इसमें सही हो जाएगा आप लोगों का निम्नलिखित उत्तर सही कूटों का प्रयोग करके चयन करें। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी 2 और 3 इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं, हम लोग देखते हैं 25 में क्या क्वेश्चन है। आप लोग भी पढ़िए हम लोग। प्रथम विश्व युद्ध का भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा? प्रथम विश्व युद्ध का भारत की आर्थिक, देखिए भारत की आर्थिक, प्रथम विश्व युद्ध चला 1914 से 18 तक। उस समय अंग्रेज हम लोगों का नेतृत्व कर रहा था। इसमें रक्षा व्यय में भारी वृद्धि हुई, व्यावसायिक समूहों को युद्ध से अपार लाभ हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 26 चलते हैं हम लोग, 26 देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, मतलब पहले कौन सा हुआ है उसके बाद कौन सा हुआ है, इस तरह से हम लोगों को करना है। देखिए पहले गदर पार्टी हुआ है 1913 में, और कांकोरी हुआ है था 1925 में, 1925 में। चटकाव का सूरसेन के द्वारा किया गया था 1930 में, और लाहौर षड्यंत्र हुआ है 1927 में, 1927 समझ जाइएगा आप लोग। तो इसका आंसर हम लोग इसको स्क्रॉल करना पड़ेगा, ये लोग आप लोग नोट कर लीजिएगा डेट, ये इम्पोर्टेंट है ईस्वी, कौन सा ईस्वी कब किया गया है, तो ये आप देख लीजिएगा, उस पर अरेंज कर लीजिएगा असेंडिंग में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा ए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। हम इतना लेट से इसीलिए बोलते हैं क्योंकि आप लोग क्वेश्चन भी देख लीजिए, और आप लोग मतलब वीडियो को रोक कर भी आप लोग देख सकते हैं। आप लोग ऑप्शन अपना चुन लिया कीजिए, उसके बाद मैं जब आंसर मिलाता हूं तो चेक कर लिया कीजिए। इससे ये होगा कि आप लोग में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो वो तो समझ आ ही जाएगा।
मुस्लिम लीग के संदर्भ में मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। मुस्लिम लीग की मांग पर माले मिंटू अभियान 1909 द्वारा मुसलमान, सिख, ईसाई और एंग्लो इंडियन को पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान किया गया। 3 में कहा गया कांग्रेस और मुस्लिम लीग 1917 में ऐतिहासिक लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर किया। तो देखिए इसमें पूछा गया है गलत विकल्प को चुने। देखिए गलत दे दिया गया है, तो गलत विकल्प इसमें से है मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था, ये सही है। और ये गलत है 2 नंबर और 3 नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा 27 का सी। 2 और 3 गलत है। अब आ जाते हैं हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन पे। 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में एक लोकप्रिय विश्वास था कि विजय उन्हें मिलेगी क्योंकि गांधी, मतलब इसमें बताया जा रहा है कि 1920-22 में जो असहयोग आंदोलन हुआ था उस समय बिहार के लोकप्रिय विश्वास था, बिहारियों को लोकप्रिय विश्वास था कि उन्हें विजय ही मिलेगी क्योंकि गांधी लीड कर रहे थे ना उसे। तो 28 का इसमें क्या है ऑप्शन, उसमें उस समय के हिसाब से बताना है हमको। धर्म का प्रतीक थे, एक कुशल राजनेता थे, अंग्रेजों को हराने के तरीके जानते थे, अंग्रेजी जानते थे। तो देखिए इसमें तो आप एलिमिनेट करके ये तो नहीं होगी, अंग्रेजी जानते थे, अंग्रेजों को हराने का तरीका जानते थे, कुशल नेता थे। लेकिन देखिए बिहार से संबंधित है तो इसका सही आंसर होगा बिहार के प्रतीक थे। ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 28 का ए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। ये सब देखिए एक तरह का 1 लाइनर क्वेश्चन थे, लेकिन इम्पोर्टेंट है, ऐसा आप लोगों से 1 लाइनर पूछ देगा कि लगेगा कि ये हम क्वेश्चन पढ़े ही नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन सा 1884 में स्थापित मद्रास महाजन सभा के संस्थापक सदस्य नहीं थे? देखिए यहाँ पे भी नहीं है, आप गौर किए होंगे नहीं वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो ये सब चीज़ों पे ध्यान देंगे आप लोग। देखिए 1884 में पहले मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई थी और उसमें सदस्य कौन से नहीं थे? तो इसमें सुब्रमण्यम अय्यर थे, पी आनंद भी थे, वीरा राघव चारी भी थे, लेकिन फिरोज शाह मेहता ये नहीं थे। दिस इज द आंसर। आंसर नंबर होगा डी, आपको इसका आंसर डी होगा क्योंकि नहीं है। और ये ए बी सी ये तीनों आदमी थे उस समय। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन का लेवल अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ना ही मतलब उतना ज़्यादा, कुछ क्वेश्चन तो बहुत टफ ही है जो क्वेश्चन नए क्वेश्चन है, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं। पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन के उद्देश्य गुरुद्वारों में भ्रष्ट डैश को हटाना था। मतलब अकाली आंदोलन जो हुआ था उसका उद्देश्य था गुरुद्वारे में भ्रष्ट जो थे, कौन से भ्रष्ट थे? तो देखिए उस समय भ्रष्ट महंत थे, महंतों को हटाने के लिए अकाली आंदोलन शुरुआत किया गया था पंजाब में। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 पे हम लोग आ जाते हैं। इससे पहले मैं 15 क्वेश्चन करवा चुका हूँ इसका पार्ट 1 वाले वीडियो में, जो नहीं देखे हैं वो आप लोग जाके देख लेंगे। आइए हम लोग देखते हैं 31 क्वेश्चन पे थे। 30 नंबर 1 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रवादी नेता गांधी जी के अहिंसा के विश्वास को साझा नहीं करते थे, हालांकि वो उन्हें राष्ट्रपति के रूप में सम्मानित करते थे? राष्ट्रपिता के रूप में सम्मानित करते थे। तो इसका आंसर देखिएगा सुभाष चंद्र बोस है, क्योंकि इन्हीं ने सुभाष चंद्र बोस ने ही राष्ट्रपिता से उन्हें बोल के पुकारा था। वो एक रेडियो स्टेशन पे जब गए थे तो वहाँ से जब वो देश को संबोधित कर रहे थे तब उन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता शब्द से उसे संबोधित किए थे। तो इसका ये हुआ सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी की अधिकतर आप देखिएगा किसी भी संवाद में तो दोनों के विचारों में मतभेद थे, लेकिन दोनों एक दूसरे की इज्जत तो करते ही थे।
तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 में। निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेस का एक उदारवादी नेता था और साथ ही साथ आर्य समाज का सक्रिय सदस्य भी था? देखिए दोस्तों, कुछ मैं हिंदी में वर्ड मतलब बोलने में कुछ तकलीफ़ हो जाती है, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम का हूँ, तो मतलब समझ जाइएगा थोड़ा। क्वेश्चन तो यहीं पे रहती है, आप लोग भी पढ़ लिया कीजिएगा। 32 का देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेस का एक उदारवादी नेता था और साथ ही साथ आर्य समाज का सक्रिय सदस्य भी थे? तो इसका ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। तो देखिए इसमें तो कांग्रेस के उग्रवादी नेता थे, तो उग्रवादी नेता थे लाल, पाल और बाल, ये तीनों थे। लेकिन इसके साथ बोला गया आर्य समाज का सक्रिय सदस्य, तो आर्य समाज का सक्रिय सदस्य थे लाला लाजपत राय। हालांकि उग्रवादी में 3 नेता थे, बाल, लाल और पाल। तो ये अभी आप लोग याद रखेंगे उग्रवादी में कौन कौन से नेता थे। आते हैं हम लोग 33 क्वेश्चन नंबर पे। एका आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें। एका आंदोलन के जमीनी स्तर के नेता मदारी पासी। यह आंदोलन उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र में व्यापक था। तो देखिए इसमें बताना है कि सही विकल्प चुनना है हमें। तो देखिए इसमें सही विकल्प हो जाएगा विकल्प 1, केवल 1। और ये आप लोग याद रखेंगे, एका आंदोलन के जमीनी स्तर के नेता पासी, पासी से याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, एका आंदोलन के पासी थे। और देखिए ये उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा यहाँ के फेमस नहीं थे, बल्कि ये उत्तर प्रदेश था, इसमें अवध क्षेत्र था। और यहाँ पंजाब में नहीं था, ना ही यह हरियाणा में था, अवध क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में था। आते क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 पे। आप लोग को अगर पसंद आता हो तो कमेंट कीजिएगा, इसके बाद मतलब और ही सेट हम करवाएंगे। हम लोगों के पास 2 ऑप्शन है, एक परफेक्शन का है और एक एडुटोरिया का भी। मैंने दोनों का सेट लगा के खुद भी देखा था, तो एडुटोरिया और परफेक्शन दोनों ही अच्छे सेट मतलब इस बार बनाया गया है। तो मैं कोशिश करूँगा कि दोनों का ही डाल दूँ। और ऐसा ही कुछ आप लोगों को एक्स्ट्रा मतलब कोई वीक सेशन हो, अगर पढ़ना हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये न्यू चैनल है, तो डायरेक्ट वीडियो आपके पास पहुँचे, तो इसके लिए सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और आ जाते 34 क्वेश्चन में। लंदन में आयोजित दूसरा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस पृष्ठभूमि में हुआ था? देखिए पहले गोलमेज सम्मेलन पहला, अच्छा आप ये क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो BR अम्बेडकर थे जो तीनों में भाग लिए थे, और गांधी जी जो थे वो दूसरे गोलमेज में भाग लिए थे। तो और इसकी पृष्ठभूमि पूछ रहा है कि पृष्ठभूमि से पहले, मतलब कि एक होता है कि रिकैप की तरह के कि पहले इसमें कौन सा। तो गांधी इरविन पैक्ट में दोनों में एक मीटिंग हुआ था, क्योंकि इस इरविन जो थे उस समय के वायसराय जो थे, तो इन पर दबाव बनाया जा रहा था ब्रिटेन से कि गांधी जी को गोलमेज में बुलवाना है। तो गोलमेज में बुलवाने के लिए गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। जिस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चल रही थी, तो उसको पोस्टपोन कर दिया गया था, और गांधी के कुछ मांग जो थे उसे भी मान लिया गया था, इस कारण से कि वो थे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं हम लोग 35 क्वेश्चन नंबर पे। बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा किस वर्ष और किसके द्वारा की गई थी? देखिए बंगाल विभाजन, इसका आंसर हो जाएगा 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा से। ये तो मतलब वन लाइनर है, बंगाल विभाजन आप लोग को पता ही होगा कि 1911 में रद्द किया गया था, और हार्डिंग द्वितीय के द्वारा, और शायद इसी समय पे दिल्ली को भी राजधानी बनाया गया था। तो इसका आंसर ये हो जाएगा 35 का। आते हैं 36 क्वेश्चन नंबर पे हम लोग। उत्तर अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान पत्रिका किसने प्रकाशित किया था? देखिए फ्री हिंदुस्तान पत्रिका है ये सब पत्रिका इस बीच के एग्ज़ामों में जो हार्ड बनाने के लिए इस तरह की पत्रिका पूछी जाती है, कि जिससे मतलब कि डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन हो जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा तारकनाथ दास, इन्होंने ही फ्री हिंदुस्तान पत्रिका की प्रकाशित की थी। आते 37 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को नेपियर ने जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था?
नेपियर ने जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? ऑप्शन है सिंध, म्यांमार, अफगानिस्तान, नेपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंध। सिंध को जीतकर इन्होंने ब्रिटिश में मिलाया था। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 पे। देखिए दोस्तों, इस पे ज़्यादा रिलेट करने वाला नहीं है, वन लाइनर क्वेश्चन है, इसीलिए मैं वन लाइनर को वन लाइनर की तरह ही डील करता हूँ। ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें ज़्यादा डील करना होगा तो मैं खुद ही बता दूंगा आप लोग को। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 में कहाँ से हुई थी? देखिए, व्यक्तिगत आंदोलन सबसे पहले, ये आप लोग डेट याद रखिएगा, 17 अक्टूबर 1940 में हुआ था। ये सब आपको स्टेटमेंट पेज पर पूछ देगा, जैसे कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1942 दे देगा। तो ये सब आप लोगों को एलिमिनेट करने में काफ़ी मदद मिलेगा कि डेट के थ्रू, यही सब मतलब सेटर जो एग्ज़ाम सेट करता है वो चाहता है कि आपको नॉलेज है कि नहीं, बस इतना ही चेक करना। तो इसका ऑप्शन है वर्धा आश्रम, साबरमती आश्रम, पवनार आश्रम और दर्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा पवनार आश्रम से शुरुआत किए थे। ये सब देखिए वन लाइनर ही, लेकिन इसका जो डिस्कशन है वो देखिए नया नया नाम है पवनार आश्रम, ये सब देख लीजिएगा आप लोग। जवाहरलाल नेहरू, देखिए इस व्यक्तिगत मैं समझा देता हूँ इसको। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है महाराष्ट्र में, इसका जो फर्स्ट थे, पहले में विनोबा भावे जुड़े थे और दूसरा में JL नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू थे, और तीसरा थे ब्रह्मदत्त। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वॉरेन हेस्टिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल, इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किए थे। देखिए, और इसमें सही विकल्प को चुनना। ऑप्शन नंबर ए केवल एक, केवल दो, सी एक और दो, और डी में है न तो एक और न तो दो। तो देखिए ये दोनों ही सही अपने आप में है। वॉरेन हेस्टिंग देखिए भारत के पहले गवर्नर जनरल थे और इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की भी स्थापना की थी। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन सा गवर्नर जनरल है जिस पर महाभियोग चलाया गया था? तो यही वॉरेन हेस्टिंग है जो महाभियोग चलाया गया था। हालांकि इन पे मतलब यह दोषी नहीं पाए गए थे, लेकिन इनके बावजूद भी इन्होंने आत्महत्या कर लिया था। तो ये देख लीजिएगा आप लोग। 39 इसका आंसर हो जाएगा डी, न तो एक न तो दो, दोनों मतलब अपने आप में सही है। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 पे। लॉर्ड रिपन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्होंने भारत में अस्थायी स्वशासन के जनक कहा जाता है। उन्होंने भारतीय भाषाओं के पत्र पत्रिकाओं को नियंत्रित करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया। तो इसमें सही विकल्प चुनना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक और न तो दोनों, न तो न ही दो। तो इसका देखिएगा एक ही सही है, केवल एक, क्योंकि भारत में अस्थायी स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन है, लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को नियंत्रित करने के लिए ये लागू नहीं किए थे, बल्कि इसे लागू किया लिटन और इसे वापस लिया था रिपन। तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर 2 जो है गलत है, तो इसका सही हो जाएगा आंसर केवल एक। आ जाते हैं हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन पे। 41 क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा गौतम बुद्ध का नाम नहीं है? तो गौतम बुद्ध का नाम नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है तथागत, न्यायपुत्र, सुगत, शाक्य मुनि। तो देखिए इनका नाम जो नहीं है वो है न्यायपुत्र। न्यायपुत्र इनका नाम नहीं है, इन्हें तथागत, सुगत और शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 पे। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ नहीं है? देखिएगा गौर करके कि नहीं दिया गया है यहाँ पे। और ऑप्शन नंबर ए में देख लेते हैं अंग, प्रकीर्ण, दीर्घ निकाय, मूल सूत्र। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दीर्घ निकाय। ये जैन धर्म से संबंधित नहीं है, ये बौद्ध धर्म से है, ये बौद्ध से है, बौद्ध से। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आ जाते हैं हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन पे।
ये बिहार से संबंधित है। बिहार में पहली बार रेल सेवा कब शुरू की गई थी? तो पहली बार रेल सेवा जो है ये 1860 से 62 के बीच में शुरू की गई थी। सबसे पहले तो ट्रेन 1853 में चली थी कलकत्ता में, और बिहार में ये शुरू की गई थी 1861 में रेल सेवाएं भागलपुर से। तो ये याद रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 44 में हम लोग आ जाते हैं। कोसी परियोजना कब शुरू की गई थी? देखिए, कोसी परियोजना से क्वेश्चन बनेगा इस बार, क्योंकि इस बार कोसी के क्षेत्र में फिर से भी बाढ़ की समस्याएं सुनने को आ रही है। तो कोसी से संबंधित जो भी टॉपिक होगा आप लोग वो भी एक बार देख लेंगे। तो कोसी परियोजना शुरू की गई थी 1954 में, ऑप्शन नंबर सी। ये भारत और नेपाल के बीच कोसी परियोजना है, एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1954 में, और ये निर्माण 1955 में शुरू किया गया था। तो आंसर हो जाएगा सी। आ जाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 पे। गर्मियों में बिहार का सबसे गर्म शहर कौन सा है? ये गया होगा। गया में सबसे ज़्यादा गर्मी रहती है, औसतन 40 से 45 डिग्री के आसपास यहाँ पे गर्मी रहती है। अधिकतर गर्मी गया में ही होती है। इनका नाम अभी बदला गया है, गया से हो गया है गया जी। ये भी याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। आ जाएंगे हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन पे। बिहार के विधानमंडल के बारे में सही कथनों की पहचान कीजिएगा। देखिएगा, सही जो है वो पूछा गया है। इनमें 243 निर्वाचित सदस्य होते हैं। बिहार की विधान परिषद एक अस्थायी निकाय है। राज्यपाल विधान परिषद को भंग कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें तो ये हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि इसमें 243 निर्वाचित सदस्य होते हैं, ये तो सही ही है। और बिहार में विधान परिषद एक अस्थायी निकाय है। यहाँ बिहार में विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही है। और राज्यपाल विधान परिषद को भंग कर सकते हैं, ये ही गलत है, क्योंकि राज्यपाल विधान परिषद को भंग नहीं कर सकते हैं, यह एक अस्थायी निकाय होती है। तो ये ऑप्शन नंबर सी गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए। आइए इसे हम लोग जूम आउट कर देते हैं, जिससे आप लोग आसानी से देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 47 पे हम लोग चलेंगे। बिहार स्थापना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार दिवस 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी में बिहार के अलग होने की स्मृति में मनाया जाता है। यह हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार झारखंड के गठन भी 22 मार्च को सन 2000 में पेश किया गया था। तो इसमें बताना है हमें, सही विकल्प चुने, केवल 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3। तो देखिए, इसका हो जाएगा बिहार दिवस 1 सही है, 2 सही है, 3 गलत है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि झारखंड को अलग किया गया था 15 नवंबर में, 15 नवंबर 2000 में। तो ये 22 मार्च में वाला तो ऑप्शन है, तो ये तो गलत ही है। 3 गलत है और 1, 2 सही है। हम लोग आ जाएंगे 48 नंबर क्वेश्चन पे। 48 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने उपनामों के साथ सही रूप से मिल, मतलब उनका जो नदी है और उनका उपनाम है वो बताना है, सही मेल खाती है, सिर्फ ये बताना है हमें सही वाला। तो देखिए, बिहार की शोक नदी कोसी को कहा जाता है, यही सबसे पहले ए में ही हमें सही मिल गया। और ये सब अमेल है, सही मेल नहीं है। 49 क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग, और एक 50। इस वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन तक करेंगे। देखिए, विश्व शांति स्तूप जो दुनिया में सबसे ऊंचा स्तूप है, बिहार में कहाँ स्थित है? देखिए, बिहार PCS में आप बिहार का वेटेज बढ़ते जाएगा दिन पर दिन। तो आप लोगों को ये मतलब देखते रहना पड़ेगा कि कौन सा कहाँ पे बिहार का गहन अध्ययन करना पड़ेगा। तो विश्व शांति स्तूप वैशाली, ऑप्शन नंबर ए। बी नालंदा, सी राजगीर, डी पटना। तो इसका सही आंसर होगा राजगीर। देखिए, विश्व शांति स्तूप जो है राजगीर में स्थित है, और ये 120 फीट
120 फीट ऊंचा है और 400 मीटर गहरी पहाड़ी राजगीर घाटियों में है और ये काफ़ी अच्छा देखने में है। इसे टूरिस्ट स्थल के रूप में आप डेवलप किया जा रहा है, तो आप लोग राजगीर जाइएगा तो ज़रूर घूमिएगा ये सब चीज़। आ जाते हैं हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन पे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिले को क्राइम डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए पटना, बी शाहाबाद, सी सारण, डी भागलपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा शाहाबाद। तो हम लोग इस वीडियो में 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। 50 क्वेश्चन में आप लोग कमेंट करेंगे कि आप लोगों का कितना सही हुआ और आप लोग क्या चाहते हैं ये भी बताइएगा कि फुल वीडियो अगर लंबा चाहिए या 20-25 मिनट के शॉर्ट वीडियो में 20-25 क्वेश्चन कवर कर दिया जाए। ये दोनों आप लोग बताइएगा कमेंट में, उस तरह से वीडियो आगे बनाया जाएगा। और स्पेशली अभी तो 71 बीपीएससी के लिए ही फोकस करके वीडियो बनाया जाएगा। परफेक्शन आईएएस और एटीट्यूड, या दो मेरे पास सेट्स मैंने भी लगा रखे हैं, तो दोनों में से कौन सा आप लोगों को ज़्यादा लगवाना है वो भी बता दिएगा, कमेंट कीजिएगा। जय हिंद। जय हिंद।